नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की। पर्यावरण शिक्षा जो होती है, आप देखते हैं कि जब भी एमपी टेट का या फिर कोई से भी टेट का एग्जाम होता है उसमें पर्यावरण होता है। उसमें जनरली आपको लास्ट पार्ट पोर्शन में मिलता है 121 से लेकर के 150 तक जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो आपको पर्यावरण के मिलते हैं। उसमें आपका शिक्षा शास्त्र भी रहता है, वो आपका ईवीएस भी होता है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं, ये प्रैक्टिस सेट कह लें या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर कह लें, आप देख सकते हैं इसमें आपको मिल जाएगा कि आपको खुद पता चल जाए। मैं नहीं बताने वाला हूँ किस समय का ये क्वेश्चन पेपर है, आपको खुद ना खुद इसमें पता चल जाएगा। जी पूरे वीडियो देखिए, वीडियो में कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ेंगे आप, ताकि आपको एक क्वेश्चन करने के साथ साथ में 4 क्वेश्चन उसके बनते जाएँ, किस प्रकार से बन सकते हैं और क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर करना ना भूलिए, और उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 121 दिया हो क्वेश्चन नंबर। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया? संविधान सभा जो है देखो भारत की बात है तो संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया है? 20 जनवरी 1950 को, या फिर 24 जनवरी 1950 को, या फिर 21 मई 1949 को, या फिर 13 नवंबर 1950 को। कब अपनाया है? तो कब अपनाया है? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया है। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखिए। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इसमें दिए हुए हैं, वो इसमें मुख्य रूप से देखने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर इसमें यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भी आपका राष्ट्रगान है ये किसने लिखा था, तो इसके लिखने के रचयिता पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की है। इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है जन गण मन। जन गण मन इसका शीर्षक है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन जो 1911 की बात हो रही, दिसंबर कब? 27 दिसंबर को। ठीक है, सर्वप्रथम की बात हो रही। पंडित अध्यक्ष कौन सा उस समय कोलकाता अधिवेशन का? पंडित बिशन नारायण दत्त में गाया गया था। अब आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एमपी पुलिस की बात करूँ तो बहुत कई बार देखा मैंने ये क्वेश्चन कि सबसे पहले जो आपका भारत का राष्ट्रीय गान है वो कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ गाया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उस समय की यदि बात करें तो उसके जो अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त है। ये इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था, इसके गायन की समय अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। कितनी है? 52 सेकंड है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। प्रकाशित मतलब पब्लिश करवाया था 1912 में। 1912 में क्या है, 1911 में जो गाया जा चुका था उसके बाद प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से प्रकाशित। तत्वबोधिनी एक क्या है? प्रेस, जैसे कि अभी आप देखते हैं दैनिक भास्कर, नई दुनिया पत्र का है, उसी प्रकार से एक प्रेस चलता था तत्वबोधिनी, उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से इसको प्रकाशित करवाया था। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसे अंग्रेजी अनुवाद किया गया। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉर्निंग सॉन्ग कौन है? तो कौन है? राष्ट्रगान जो है जनगण मन अधिनायक जय हे, ये आपका है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। कब इसको लागू किया गया मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के रूप में? कब जाना गया? 1919 में। 1919 में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो इसी समय हुआ था। वो उसी को ध्यान में रखते हुए जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्होंने ये क्या किया था, इस राष्ट्रगान की, एक राष्ट्रगान जब गाया जाता है देश में तो उसके लिए आपके जो अंतरात्मा होते हैं, आप खुद स्वयं से खड़े होते हैं देश के सम्मान के लिए। ठीक है, वो इसी के चलते जब वहाँ पर उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी। ठीक है, तो इतना कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, या फिर अजमेर है? तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वो आपका कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर में। आपको कैसे याद रखना है इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। पुष्कर, आपने जनरली दरवाजे में देखा होगा कि पुष्कर यानी यदि कोई दरवाजे पर खड़ा है उसको आप कुछ नहीं कहना चाहते, सीधा बोलते भाई पुष्कर और आजा।
क्या कर, पुश कर और अंदर आ जा। अपन अंदर हैं, वो बाहर से ज़्यादा मांग रहा है अंदर आने के लिए, तो पुश कर और आ जा। पुश मतलब क्या होता है, धकेलना, ठीक है। तो पुश कर और आ जा, तो पुश पुश से क्या हो जाएगा, पुष्कर से पुष्कर हो जाएगा, आजा से क्या हो जाएगा, आपका अजमेर हो जाएगा, ठीक है। तो पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, अजमेर में लगता है। अब देखते हैं इसके बारे में और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या डिटेल में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया था, राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। जो पुष्कर वो एक क्या है, स्थल है, स्थान का नाम है पुष्कर, जो कि अजमेर से 11 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। अब आपसे ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि पुष्कर जो मेला लगता है वहाँ पर किस भगवान का मंदिर है, तो किसका है, ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, तो पूर्णिमा को लगता है, लेकिन कौन सी, कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेशी पर्यटन आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आज आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। अब पुष्कर झील कहाँ है, तो आप बता सकते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर, अजमेर में है, ठीक है, तो पुष्कर झील है। इसी समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है और स्पेशली जो पुष्कर मेला है वो पशुओं के लिए आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेले, कार्तिक महीने में जो ऊंट मेला लगता है, पुष्कर मेला लगता है, ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दी है। स्पेशली यहाँ पर राजस्थान में क्या है, ज़्यादातर ऊंट का उपयोग होता है बैलगाड़ी या फिर माल ढोने के लिए, तो ऊंट ने यहाँ पर एक क्या है, एक अलग ही स्थान बनाया हुआ है। आपको यदि ऊंट के बारे में देखना, ऊँटों की वैरायटी देखने, कितने प्रकार के ऊँट होते हैं, किस किस नस्ल के होते हैं, वो सब आपको कहाँ पर मिलेगा, पुष्कर मेले में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेले के समय पुष्कर में कई राजस्थानी संस्कृतियों का मिलान देखने को मिलता है, जो कि हर एक राष्ट्र के अपनी जो जो संस्कृतियाँ होती हैं वो वहाँ पर मेले में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से 3-4 चीज़ें आपको याद होगी। कौन से मंदिर है, भगवान ब्रह्मा का मंदिर है यहाँ पर, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, पशुओं के लिए मेला लगता है। मोस्टली यदि आपसे पूछा जाए कि ऊँटों के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो वो है पुष्कर मेला। कहाँ पर है, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर है, अजमेर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस की दृष्टि से, इतना कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। ये अल्ट्रावायलेट जो होते हैं, यूवी का मतलब क्या होता है, अल्ट्रावेव होती है, अल्ट्रावेव ए, अल्ट्रावेव बी, अल्ट्रावेव सी, या फिर इनमें से कौन है। कौन सा अधिक हानिकारक, हानिकारक तो सभी है, लेकिन कौन सा अधिक हानिकारक है वो आपको बताना, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, UVC जो है वो सभी सबसे ज़्यादा हानिकारक है। ऑप्शन भी सी है और जो अल्ट्रावायलेट सी भी, ये जो आपकी UV जो है वो सी है, ये बहुत हानिकारक होती है। क्या होता है, ये जो होती हैं जे, इसके बारे में यदि आप इसका आंसर को देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हानिकारक होती हैं, सभी की हानिकारक होती हैं, लेकिन सूर्य की परावैंगनिक किरणों को सामान्यतः उनके तरंग दैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। उसकी जो तरंग दैर्घ्य है उसके आधार पर UVA, UVB तथा UVC। इन किरणों में UVC सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती, पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ओजोन परत की जो है वो एक आवरण है जो कि अपनी जो पृथ्वी पर जो UVC किरणें जो होती हैं उन सबको अवशोषित कर लेती है, यहाँ तक नहीं पहुँचने देती, जिसके कारण अपन को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है ज़्यादा। UVA एवं UVB किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। UVB से जीवधारियों में निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि B के बारे में दिया गया, A सबसे कम, इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे अधिक किसमें प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन है, तो C सबसे ज़्यादा हानिकारक है, A सबसे कम हानिकारक है और B जो है वो मिडिल में है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिए। अब इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा है, जो अल्ट्रावायलेट V हैं इससे क्या है, ये क्या होता है, तो इससे जीन परिवर्तन की संभावना होती है, इस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं कि जीन परिवर्तित हो सकते हैं। पौधों की वृद्धि में रुकावट आ सकती है यदि अल्ट्रावायलेट बी ज़्यादा है। त्वचा कैंसर जो होता है लोगों को वो अल्ट्रावायलेट बी के कारण होता है। मोतियाबिंद की समस्या हो सकती है। प्रतिरक्षा तंत्र जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो कमज़ोर पड़ सकता है। सनबर्न, कई लोगों को देखा होगा आपने कि जैसे कि सूर्य में जाते, सूर्य की रोशनी लगती है तो उनके चेहरे में फफोले आ जाते हैं, हाथों में फफोले आ जाते हैं, तो ये समस्या अल्ट्रावायलेट बी के कारण होती है, ठीक है।
अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ और पता होगी कि जैसे कि ओजोन परत होती है, O3 के नाम से भी जानते हैं। ओजोन क्या होता है? O3 होता है। O2 होता है ऑक्सीजन, ठीक है, और O3 होता है क्या होता है? ओजोन परत होता है। ओजोन परत के बारे में एक चीज़ पूछा जाता है कि इसको नापने की इकाई क्या होती है, तो डॉप्सन एक इकाई होती है जिससे क्या है ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है, ठीक है। अभी अटलांटिक में एक छिद्र देखा गया है, किस सन में देखा गया है जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इसके पहले यदि आपने नोट्स नहीं देखेंगे तो ओजोन परत के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने, जो एमपी टेट के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस वाइज करवाया है, उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? क्या पूछ रहा है? अजैविक घटक लेकिन नहीं है, यानी कि आपको जैविक घटक पहचानना है। अजैविक घटक नहीं है तो जैविक घटक होगा, दो ही चीज होती है जैव मंडल पे, या तो जैविक होगा या फिर अजैविक होगा, ठीक है। तो प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो इसमें सही जवाब क्या है? प्रोटीन एक क्या है? अजैविक है। मृदा अजैविक है। फास्फोरस अजैविक है। इसने क्या पूछा है? अजैविक नहीं है। तो कवक जो है वो क्या है? अजैविक नहीं है, वो क्या है? जैविक है। कवक जो है वो क्या है? जैविक है। तो इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी होगा। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा सकती है आपसे, और इसमें मुख्य रूप से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका कवक है ये जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, स्पष्ट रूप से यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है। क्या है? जैविक घटक है, अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, जो प्राय उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं तथा उपभोक्ता के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं। जो जैविक घटक होता है, जो उत्पादक होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके मरे हुए शरीर को, और जो उपभोक्ता होते हैं जैसे कि मनुष्य का भी यदि शरीर मर जाता है तो जैव घटक जो होते हैं वो क्या करते हैं? कवक जो होते हैं उनके पश्चात उसके शरीर का अपघटन करते हैं। यदि अपघटन ना हो, ये जैव ना हो, तो अजय इतनी सड़न हो जाएगी, इतनी गंध हो जाएगी पृथ्वी पर कि यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कवक जो है, जैविक घटक जो है बहुत जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो अपघटन करते हैं, इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और अपघटन के पश्चात जो भी उनको साधारण भोजन या फिर ऊर्जा मिलती है वो सभी इसी से लेते हैं, चाहे वो जैवमंडल मतलब उत्पादक हो या फिर उपभोक्ता। इन सभी के जो शरीर मृत हो जाता है मृत्यु के पश्चात, उससे ही जी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, ऐसे निर्जीव पदार्थ, कैसे? ऐसे निर्जीव पदार्थ जो जीवों को किसी न किसी रूप में क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं ऐसे निर्जीव पदार्थ। क्या है? निर्जीव पदार्थ मतलब वो जीव नहीं है, उनकी वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे कि मृदा है, हवा है, जल है, कार्बन है, तो ये क्या सब क्या कहलाएंगे? ये सब क्या कहलाएंगे? अजैविक घटक कहलाएंगे। अब जैसे कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक में आ जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो अकार्बनिक पदार्थ में आप देखेंगे तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जो क्या है? अकार्बनिक पदार्थ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका गिर शेर परियोजना अवस्थित है। जैसे ही आप गिर शेर परियोजना का नाम सुनते तो आपको फटाक से उत्तर में आ जाना चाहिए कि शेर के बारे में बात की गई, ठीक है। तो गिर के लिए मैंने याद करा था ट्रिक, गिर से आपको याद रखा था कि गिर से गुजरात, गिर से गुजर, यदि आप एक बार गिर गए तो गुजर गए, ठीक है। गिर गए यानी गुजर गए, ठीक है। तो गिर शेर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। अब इसके बारे में और क्या पूछा जाता है? गुजरात में वैसे वही जो शेर वाला होता है ना, जैसे कि इसमें बता देता हूँ कि जो यूपी टेट में जो कुछ पूरा का पूरा पूछा जा चुका है प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गिर जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? गुजरात में। इसके बारे में क्या आपको पूछे जा सकता है? एशियाई सिंहों का घर इसे कहा जाता है। एकमात्र राज्य भारत का जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं वो कहाँ पर है? आपकी गुजरात में है। गुजरात में एक अभ्यारण्य है, कौन सा अभ्यारण्य है? गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। गिर अभ्यारण्य जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था इसको, ठीक है। गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई थी। यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन के गुजरात के किस जिले में है? जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है गुजरात के? तो जूनागढ़ जिला है, वहाँ पर एक बहुत अच्छा जिला है, बहुत अच्छे अच्छे शेर पाए जाते हैं। एक बार मिल जाएंगे ना तो टट्टी पेशाब निकल के आ जाएगी आपके सामने, यदि कभी घूमने जाएंगे और पैर वैसे ही खाली गए हैं तो निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो कभी अकेले तो जाइएगा मत, ठीक है। जब भी जाना हो कभी घूमने तो एकदम सुरक्षा के साथ जाइए, ठीक है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं, ठीक है। एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। टाइगर तो बहुत सारे, टाइगर स्टेट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, टाइगर के लिए बहुत सारे बनाएगा, ठीक है। एशियाई शेर के लिए सिर्फ एक ही है, वो कहाँ पर है? जूनागढ़ में है और गुजरात में है। 1973 में इसको क्या है? राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, ठीक है।
राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF से आशय है। WWF क्या होता है? WWF इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, सीधा सीधा कहने का मतलब। तो वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। वर्ल्ड लाइफ फंड इसका क्या है? सही जवाब है। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसके बारे में और कुछ देख लीजिए क्या है। WWF से ऐसा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष सन 1962 में, कब? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि WWF की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना की, इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ज़्यादातर आपको स्विट्जरलैंड ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यदि आपको स्विट्जरलैंड नाम है तो क्या है? ग्लैंड होगा, ठीक है, जो कि एक स्विट्जरलैंड का ही एक स्थान है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त पांडा, जो विलुप्त पांडा ज्वाइंट पांडा होता है, जो पांडा की जो प्रजाति विलुप्त हो रही है वो इसका प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भारतीय ध्वजा होता है तो उसमें क्या होता है? वो बना चक्र बना होता है। जो राष्ट्रीय चिन्ह होता है क्या? अशोक है, ठीक, अशोक का चिन्ह है। तो उसी प्रकार से जो WWF है इसका भी एक सिंबल है, उसमें ज्वाइंट पांडा जो है उसको विलुप्त प्राणी जो है, जो कि बहुत ज़्यादा विलुप्त हो रहा, उन दोनों विलुप्त ज्वाइंट पांडा जो है उसका चित्र बना हुआ है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखता है तथा उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों एवं तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ये इसका मुख्य रूप से है। तो इसमें दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर इसका मुख्यालय? स्विट्जरलैंड में है। फुल फॉर्म इसका आपको याद ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से? तो बहुत अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या है? गंगा नदी निकलती है। इसके बारे में मैं और एक इसके नक्शे के जरिए आपको समझा देता हूँ कि कैसे है। उसके पहले आपकी इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लीजिए। क्या थ्योरी है इसमें? बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर से हमेशा 100% एक ना एक क्वेश्चन रखा ही होता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है, ठीक है, इसने याद रखिए। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। जैसे कि आप देखिए उत्तराखंड उत्तरकाशी, ठीक है, 3900 मीटर की ऊंचाई पर होता है। इसका जो या तो आपको पूछा जाएगा गंगोत्री हिमानी या फिर गंगोत्री ग्लेशियर, दोनों ही एक ही चीज़ है। ग्लेशियर को ही इंग्लिश में हिमानी या वो हिमानी को ही इंग्लिश में ग्लेशियर कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों हो सकता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। वहाँ कहाँ पर? उत्तरकाशी या फिर उत्तराखंड में इसे भागीरथी कहते हैं, वहाँ पर इसको गंगा नहीं कहते। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में भागीरथी नहीं मिला है, यदि आपको ऑप्शन में भागीरथी नहीं मिला है तो आपको क्या करना है? गंगा ही करना है। यदि आपसे पूछा जाए उत्तराखंड से उद्गम होता है तो किसका? गंगा का होता है। लेकिन यदि गंगा ऑप्शन में नहीं है, यदि गंगा और भागीरथी दोनों हैं तो आपको भागीरथी टिक करना, ठीक है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है। देवप्रयाग जैसे ही आता है तो वहाँ पर जो भागीरथी है वो अलकनंदा से मिल जाती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा यानी कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है इन दोनों को, ठीक है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी है? सबसे लंबी है भारत की नदी, जो कि कुल मिलाकर लगभग 2525 किलोमीटर बहती है, ठीक है। जो भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में बहती हुई है, ठीक है। इसमें और पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्यों से बहती है? तो 5 राज्यों से, ठीक है। देखिए पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। अब वहाँ पर क्या है? जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसके बाद में जैसे कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में इसका क्या नाम पड़ जाता है? पद्मा नाम से जानता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है।
फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहले इसका नाम पद्मा पड़ गया, पद्मा जब मिलती है क्या, ब्रह्मपुत्र मिलती है, उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ गया, फिर मेघना पड़ गया, और सागर द्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इतना कुछ इसमें पूछा जाता, तो इसमें से पहला एक लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता, कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, मेघना गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है कौन सी, उसके पहले क्या नाम रहता है इसका, पद्मा रहता है। बाकी इसके पहले क्या आपको पता ही है इसका, ठीक है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 2525 इसकी क्या है कुल मिलाकर के लंबाई है। इसको मैं मैप के जरिए आपको बताता हूँ। जैसे कि यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये गंगा नदी, ये यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या है भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जब यहाँ से ये देखिए क्या है यमुना है, अलकनंदा है, ठीक है जी, यहाँ से मिल करके ऐसे आती है, यहाँ पर देवप्रयाग में यहाँ पर ये क्या है मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ से इसका नाम किया पड़ जाता है गंगा। यहाँ से आगे जाके यहाँ से पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार झारखंड, ठीक है। यहाँ पर जा करके क्या मिलती है, यहाँ से यहाँ पर जा करके यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी आई है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर इस ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। इसके बाद फिर इसका पद्मा नाम पड़ जाता है। जब यहाँ से नीचे गिरती है तो फिर इसको क्या है मेघना के नाम से जाना जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का एक भाग है, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से याद रखिए, आपके माइंड में इसका जो है नक्शा छप जाना चाहिए। नदियों के बारे में एक स्पेशल सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हर एक नदी में, एक यहाँ पर आप देखेंगे सिंधु नदी के बारे में, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा है। इसमें इंदुस है और झेलम है, और इसके बाद में है चिनाब है, रावी है और सतलज है। ये जो कुल 4-5 नदियाँ हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा एक क्रम पूछा जाता है कि कौन सी नदी सबसे उत्तरी दिशा में होगी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 128वां क्वेश्चन दिया है। क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, पहले क्वेश्चन देखो, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन मुख्य रूप से प्रदूषण से संबंधित है, वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से संबंधित है। इसके बारे में यदि क्वेश्चन आपसे पूछे तो भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण जल नियंत्रण, इसमें क्या करता है बोर्ड, एक शीर्ष स्थल राष्ट्रीय संस्था, क्या है, कैसी संस्था है ये, क्या है, एक राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु और ध्वनि तीनों प्रकार के प्रदूषण संबंधी समस्याओं की सेवाओं को रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं जाएगा, बस आपको याद रखना कि राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 129वां क्वेश्चन देखिए, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी का मतलब है, जागृत का मतलब है एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, ठीक है। कोटोपैक्सी कहाँ पर है, सिसिली में है, हवाई में है, एडीज में है या फिर रॉकीज में है, ठीक है। एक जागृत ज्वालामुखी जो कि कहाँ पर स्थित है, जो कि कहाँ पर है, एडीज में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है वो भी देख लीजिए। कोटोपैक्सी एक क्या है, जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, जो विश्व के सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो एडीज पर्वतमाला जो है सबसे ऊंची पर्वतमाला है विश्व की, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एडीज पर्वतमाला पर स्थित है। अब एडीज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है, इक्वेडोर में एडीज पर्वतमाला पर स्थित है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म होना चाहिए। कोटोपैक्सी क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है, एडीज पर्वतमाला पर स्थित है। एडीज पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो एडीज पर्वतमाला सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 130वां क्वेश्चन है, क्या है, तिब्बत की सांपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत में एक नदी है सांपो, जिसको भारत में किस नाम से जाना जाता है, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर सिंधु नदी के नाम से जानते हो। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इसका सही जवाब है आपका सी, ब्रह्मपुत्र नदी। एक नदी ऐसी है जिसको सांपो के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर, तिब्बत में जाना था, लेकिन भारत में क्या है, उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अब इसके बारे में यदि आप डिटेल देखेंगे तो बहुत अच्छी डिटेल है, वो एक बार यदि आपके माइंड में ये डिटेल छप गई, इसका मतलब आपका एक क्वेश्चन नदी में यदि पूछा जाएगा तो बिल्कुल इससे आएगा ही आएगा। तिब्बत की सांपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ठीक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। कहाँ से, मानसरोवर। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल क्या है, तो मानसरोवर झील, क्या है, मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। मोस्टली आपको मानसरोवर नाम मिल जाएगा, मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपो या फिर सांपू
तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। क्या है? जो ब्रह्मपुत्र है या फिर सांगपो या फिर सांपू के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1346 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी बड़ी नदी द्वीप समूह मंजुली इस नदी द्वीप पर स्थित है। जिस अभी इसके पहले मैंने दिखाया था कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसका जो मंजुली द्वीप समूह है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह, वो जो आपका विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह मंजुली। इस नदी द्वीप समूह क्या होता है? जैसे कि एक ये नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी जा रही है, इसके बीच में एक द्वीप होता है, यहाँ से भी पानी बह रहा है, यहाँ से भी पानी हो रहा है, लेकिन यहाँ बीचों बीच क्या हो जाता है? एक द्वीप समूह हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से सबसे बड़ा जो है वो कहाँ पर है? सबसे बड़ी मंजुली द्वीप समूह कहाँ पर है? इसी नदी पर है मंजुली द्वीप समूह। क्या है? मंजुली द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब होता है नदी के बीचों बीच एक ऐसा स्थान जो कि टीले के रूप में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से ये इतने सारे क्वेश्चन जो है आपके क्लियर होंगे, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। कमेंट कीजिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसके आगे के क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और दूसरे क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि इसके आगे के यदि क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।